नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडिस मच्छर के काटने के द्वारा फैलता है और इसमें आरएनए वायरस रहते हैं, जिसके 4 प्रकार का वायरस होता है जो 1, 2, 3, 4 नाम से DN10 1, 2, 3, 4 के नाम से जाने जाते हैं। और मच्छर के काटने से लक्षण आने के बीच में लगभग 2 दिन से लेकर 10 दिन तक का गैप होता है। इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मीन्स यदि मच्छर काटता है तो उसके लगभग 10 दिन के अंदर इसके बुखार के लक्षण आने लगते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तो डेंगू बुखार में सबसे पहला लक्षण तो बुखार का ही आना है। बुखार आना, सिर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, कमर में बहुत तेज़ दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। कई बार तो मरीज सुबह उठ ही नहीं पाता बिस्तर से, इतना शरीर जकड़ जाता है। इसीलिए इसको रीढ़ तोड़ बुखार कहते हैं। स्पाइनल कार्ड का बुखार, रीढ़ तोड़ बुखार, इसीलिए इसका नाम डेंगू पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ पेट संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, जैसे उल्टियाँ हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, पेट में असहनीय दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आँख के पीछे दर्द हो सकता है, फिर शरीर में लाल रंग के धब्बे पड़ सकते हैं। कभी कभी मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है और बीमारी का फैलाव ज़्यादा होने पर मरीज बेहोश भी हो सकता है, मरीज को झटके भी आ सकते हैं और मरीज कोमा में भी जा सकता है। डेंगू की जांच कैसे कराएं? डेंगू की जांच के लिए जो शुरुआत के पहले 3 दिन 4 दिन तक जो टेस्ट पॉजिटिव रहता है वो NS1 एंटीजन का टेस्ट होता है। तो डेंगू NS1 टेस्ट कराया जाता है। यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो डेंगू की पुष्टि होती है। इसके बाद डेंगू IgM, डेंगू IgG, इलाइसा टेस्टिंग और PCR टेस्टिंग, इस तरह से विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनसे डेंगू के होने की पुष्टि होती है। उसके साथ साथ कुछ अन्य परीक्षण कराए जाते हैं जिससे डेंगू के फैलाव का पता चलता है। जैसे कैपिलरी टेस्टिंग, एक टॉर्निकेट टेस्टिंग कहते हैं। BP का कप बांध कर उसमें हेमरेजिक स्पॉट्स देखते हैं, तो टॉर्निकेट टेस्ट बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्टिंग होती है CBC की, जिसमें PCV बढ़ा रहता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, इसलिए PCV बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका असर लीवर में भी होता है, तो वहाँ पर सीरम बिलिरुबिन, SGPT, सीरम प्रोटीन, एल्कलाइन फास्फेट, इनमें डिरेंजमेंट मिलता है, बढ़ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी सीरम बिलिरुबिन SGPT में बढ़ोतरी देखी जाती है। सामान्य तौर पर 3 से 4 मिलीग्राम पी लिया और SGPT का 2 to 3 टाइम्स राइस सामान्य तौर पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किडनी में असर, ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, इसके लिए देखा जाता है। मायोकार्डाइटिस कई बार हो जाती है तो ECG में परिवर्तन दिखते हैं। सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन का कमी आ जाती है, इसके लिए सीरम प्रोटीन की जांच होती है। कई बार ब्रेन में हेमरेजिक स्पॉट्स आ जाते तो उसके लिए CT स्कैन कराना पड़ता है। निमोनिया देखने के लिए चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन चेस्ट की जांच कराई जाती है। ये सप्लीमेंट्री जांच है, ये देखने के लिए कि इसका फैलाव कितना ज़्यादा हो गया। अब ये तो डेंगू के सामान्य लक्षण हो गए, सामान्य जांच हो गई। कॉम्प्लिकेटेड डेंगू क्या होता है?
डेंगू सीरियस किसको माने। एक तो डेंगू में सामान्य का जब इसका फैलाव होता है तो उस समय इसी के केसेस देखने को मिलते हैं। सामान्य बुखार, 2-3 दिन से बुखार आ, शरीर टूटने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यही मरीज बेहोश हो जाते हैं, यही मरीज इनको झटके आने लगते हैं, इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इनका बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, शॉक में चले जाते हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, पेट में असहनीय दर्द होने लगता है, कई बार टेस्ट कराने में सीरम एमाइलेज भी बढ़ाया जाता है, पैंक्रेटाइटिस भी हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण है। शरीर से ब्लीडिंग का होना, नाक से ब्लीडिंग और रेक्टल ब्लीडिंग, यूरेथ्रल ब्लीडिंग, ये तरह तरह की ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये चीज़ें इसके सीरियस होने के लक्षण हैं। ऐसे परिस्थिति में मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज करा करके ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जहाँ तक उपचार की बात है, सामान्य डेंगू में तो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो हल्का एंटीबायोटिक जस्ट टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए, क्योंकि ल्यूकोसाइट काउंट हो जाता है। तो एक एवरेज एंटीबायोटिक इसमें दे देते हैं, प्रेफरेबली डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। प्रेग्नेंट मदर्स में डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग नहीं करते तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। उसके अलावा पैरास्टामॉल का उपयोग किया जाता है फीवर को डाउन करने के लिए। कई बार फीवर डाउन नहीं होता तो इसके लिए IV इन्फ्यूजन्स का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपीटेड वोमिटिंग हो रही हो उस स्थिति में इंजेक्टेबल थेरेपी दी जाती है। जब तक ओरल टॉलरेट कर लेता है तो एंटीबायोटिक, पैरास्टामॉल, एंटासिड, विटामिन्स, फ्रूट जूस, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्रूट्स, कंप्लीट बेड रेस्ट, इस तरह से ये सामान्य लाइट डाइट ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन यदि डेंगू कॉम्प्लिकेट हो गया, डेंगू में बीपी डाउन हो गया, कन्वर्सन्स आने लगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, ब्रीदिंग टेंडेंसी होने तो इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके, यदि बीपी कम हो गया है उस स्थिति में IV फ्रूट्स थेरेपी। इसमें डेंगू में शॉक की पोजीशन में पेशेंट आते हैं, पल्सलेस केसेज में फास्ट स्वेलिंग रहती है, पल्सलेस हो जाते हैं, इसको डेंगू हेमरेजिक शॉक बोलते हैं, DHS। तो इस स्थिति में मरीज काफ़ी सीरियस पोजीशन में उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट देते हुए और IV फ्रूट्स का इनिशियल बोलस दिया जाता है 10 to 20 ml पर kg और हाफ आवर में दिया जाता है फास्ट ड्रिप। उसके बाद आधा घंटे से 1 घंटे फास्ट ड्रिप देने के बाद उसको हाफ में कर दिया जाता है, दैट इज 5 to 10 ml पर kg बॉडी वेट से 2 to 4 आवर्स तक बाद में दिया जाता है। उसके बाद फर्दर जैसे इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको और फर्दर रिड्यूस करके 3 to 5 ml पर आवर उसको कंटिन्यू ड्रिप दी जाती है। तो ड्रिप IV एंटीबायोटिक्स में प्रेफरेबली, यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो हायर एंटीबायोटिक न्यूरोपेनम वगैरह दिए जाते हैं। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ तो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन और बोथ इन एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन प्रेफरेबली दिया जाता है। पैरास्टामॉल IV सफिशिएंट अमाउंट में दिया जाता है, जिससे फीवर इनिशियली 3 to 4 डेज बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, इसलिए इसको 6 आवरली डोजिंग शेड्यूल में पैरास्टामॉल देना पड़ता है। उनके अलावा सप्लीमेंट्री ड्रग्स लाइक एंटासिड, पेंटोप्रेजॉल, एंटी कन्वल्सेंट्स, विटामिन्स, देन bronchodilators if needed, oxygen support, and IV support, ventilator support, whatever is required. Then intensive monitoring, ICU monitoring। अब यदि प्लेटलेट्स की कमी है तो वो साइड्स कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स काफ़ी संख्या में, इफ इट इज लेस देन 20,000 और इफ देयर इज ब्लीडिंग टेंडेंसी, इन केसेज में प्लेटलेट्स के 4 यूनिट्स डेली लगवाते हैं और उसको मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसको स्टॉप कर देते हैं और उसको वेट एंड वॉच करते रहते हैं, उसको साथ सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लीवर डिरेंजमेंट देखा जाता है, लीवर में असर है, यदि जॉन्डिस ज़्यादा है, अमोनिया लेवल राइज हो रहा है, उस स्थिति में
लॉर्नेट इन्फ्यूजन वगैरह देते हैं, लैक्टोलोज देते हैं, ग्लूकोज सपोर्ट देते हैं। किडनी शट डाउन यदि हो रहा, किडनी में असर आ रहा तो उसके हिसाब से ग्लूकोज, सोडा बाइकार, फ्रूसामाइड एंड हीमोडायलिसिस इफ रिक्वायर्ड। इस तरह से उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो 4 to 7 डेज 8 डेज का पीरियड रहता है, ये थोड़ा क्रिटिकल रहता है डेंगू के मरीजों में। इसी समय मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फीवर सेट हो जाता है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन होना चालू होते, बीपी डाउन होने लगता है, कन्वर्सन आने लगते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, प्लेटलेट्स डाउन होती जाती हैं। इनमें सभी चीज़ों को सपोर्ट दे करके उसको नाम लाई रखने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि बीमारी सेल्फ क्योर वाली, जैसे इस सपोर्ट के बाद में जैसे बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, बॉडी इससे फाइट कर लेती है, अपने आप को सक्षम पाती है, वाइटल्स मेंटेन होने लगते हैं, तो ग्रेजुअली रिकवरी पीरियड में फ्रूट्स का सपोर्ट कम कर देते हैं, ओरल फ्रूट्स देना चालू कर देते हैं, थोड़ा मोबिलाइज करते हैं, और इस तरह से इन मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। धन्यवाद।